नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर है। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के अगेंस्ट में अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी पर सीरियस रिव्यू किया जा रहा है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जानबूझकर सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट करने की कोशिश किया गया था, लेकिन बदले में पाकिस्तान की तरफ से भारत के मिलिट्री एसेट को टारगेट किया गया था, जिस वजह से इनिशियली हमें कुछ नुकसान का सामना करना पड़ा था। पहली ही रात को भारत की तरफ से S-400 सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम को फुली एक्टिव किया गया था और इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी एयर स्पेस को इफेक्टिवली कवर कर रहे थे। मतलब टेक्निकली पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया जा सकता था, लेकिन पॉलिसी की वजह से पहले दिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं किया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसी अप्रोच को क्वेश्चन किया जा रहा है। अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी ऑपरेशनल प्रोसीड्योर को कम्प्लीटली चेंज करने का फैसला किया जा रहा है। तो अगर फ्यूचर में ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम किया जाता है, वैसा कुछ होता है, तो भारत पहले पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट को हिट कर सकता है। अभी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट को और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक ही टाइम पर हिट करने की परमिशन देते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स को पहले पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और एयरवेज को स्ट्राइक करने का ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पहले ही दिन भारत एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने में सक्षम होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ये बात क्लियर किया गया कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ग्राउंड टारगेट को हिट करना और दुश्मन की एयरक्राफ्ट को इंटैक्ट छोड़ देना एक डेंजरस एसिमेट्री को क्रिएट करने वाला है और अभी इसी पॉलिसी को खत्म करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट को लेकर है। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट पर अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसका इनिशियल ट्रायल फेज 2028 के आसपास स्टार्ट होने वाला है। इस इंटीग्रेशन के लिए डसॉल्ट एविएशन और थेल्स को अभी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने की बात सामने आई है। खासकर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए अभी थेल्स और डसॉल्ट के साथ बातचीत किया जा रहा है। DRDO के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए रफाल के रडार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और अस्त्र मिसाइल के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। पता चला कि एक्चुअल फिजिकल इंटीग्रेशन से पहले अभी एक्सटेंसिव कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिमुलेशन को भी किया जाने वाला है। इन सिमुलेशन में एरोडायनामिक इम्पैक्ट, मिसाइल कैरेज लोडआउट, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस और डाटा ट्रांसफर जैसे एस्पेक्ट को स्टडी किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्ली स्टेज पर ही इंटीग्रेशन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने पर होने वाले, जिससे आगे चल के इंटीग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होने वाला है। जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरफेस मैच्योर हो जाएंगे या सभी टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब इंटीग्रेशन फ्लाइट ट्रायल को स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की एक रफाल एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें पहले कैरेज ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मिसाइल को एयरक्राफ्ट के साथ माउंट करके पूरे फ्लाइट एनवेलप में इसकी स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा। ये सफल होने के बाद कैप्टिव ट्रायल को स्टार्ट किया जाएगा, जहां पर मिसाइल को रियल मिशन प्रोफाइल में कैरी किया जाएगा, लेकिन फायर नहीं किया जाएगा। इसके बाद रिलीज ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें अलग अलग अल्टीट्यूड, स्पीड और मैन्यूवरिंग कंडीशन में मिसाइल की सेपरेशन को टेस्ट किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद लाइव फायरिंग को कंडक्ट किया जाएगा। और ये सब कुछ आने वाले 2 सालों में ही कंप्लीट करने का टारगेट रखा जा रहा है, जो कि हमारी मिटियोर मिसाइल के ऊपर डिपेंडेंसी को 2030 के आसपास काफ़ी हद तक रिड्यूस करने वाली है। अगला अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, काफ़ी लोग नोटिस कर रहे होंगे कि तेजस मार्क 2 का कोई भी ट्रेडिशनल रोल आउट सेरेमनी नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे पहले के किसी भी प्रोग्राम में काफ़ी हाई प्रोफाइल अनवेलिंग सेरेमनी किया जाता था। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये किसी डिले या सीक्रेसी की वजह से नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक डिलीवरेट टेक्निकल डिसीजन की वजह से अभी तेजस मार्क 2 की रोल आउट को लेकर कोई डाटा नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का पूरा फोकस अभी एक ही चीज़ पर बना हुआ है, जिसमें तेजस मार्क 2 को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक DRDO के डायरेक्टर जनरल ने अभी क्लियर डायरेक्शन दिया है कि टीम्स लॉन्चिंग इवेंट पर इतना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न करने पर फोकस किया जाए। उनके मुताबिक रोल आउट सिर्फ एक विजुअल माइलस्टोन होने वाला है। इसके लिए एयरक्राफ्ट को फुल्ली क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन में लाना पड़ता है।
पैनल्स को फिट करना पड़ता है और बिल्ड एक्टिविटीज टेम्परेली स्टॉप करने पड़ते हैं। बाद में फिर से एयरक्राफ्ट को ओपन करके इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट करना होता है। अब नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा किया जाता था, लेकिन हमारे पास अभी समय की काफ़ी कमी है, जिस वजह से तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए ये इंटरप्शन अननेसेसरी माना जा रहा है। ईयरली तेजस के कंपैरिजन में तेजस मार्क 2 अभी एक अलग ही अप्रोच को फॉलो कर रहा है, जिसमें वायरिंग, एवियोनिक्स फिटमेंट, स्ट्रक्चरल चेक्स और सिस्टम वैलिडेशन सब पैरेलल वे में किया जा रहा है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन फ्रीज करने के बाद डायरेक्टली एयरक्राफ्ट को फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार किया जा रहा है। एडीए के इंजीनियर्स का मानना है कि असली माइलस्टोन रोल आउट नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लाइट होने वाला है। पब्लिक ऑप्टिक्स से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्लाइट कंट्रोल, प्रपल्सन सिस्टम और क्रिटिकल सॉफ्टवेयर का वैलिडेशन पर दिया जा रहा है। खास करके तेजस मार्क 2 जो कि अपनी शेड्यूल से अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, इसका सर्विस में एंटर करना सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला है। सोर्सेस ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर प्रोटोटाइप एक स्टेज पर एक्चुअली रीच करता है जहाँ पर पैनल्स को लार्जली फिट कर दिया जाता है या ये तैयार हो जाता है, तो एक लो प्रोफाइल अनवीलिंग वगैरह किया जा सकता है, लेकिन ये प्लान्ड इवेंट में नहीं होने वाला है। मतलब एयरक्राफ्ट रेडी होगा तो दिख जाएगा, लेकिन इसका असली हिट या प्रोफाइल हमें फर्स्ट फ्लाइट के दौरान ही देखने को मिलने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के लॉइटरिंग म्यूनिशन कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ऑफिशियली मिनी हार्पी लॉइटरिंग म्यूनिशन को इंडक्ट कर लिया गया है, जिसका क्लियर कंफर्मेशन 78 आर्मी डे परेड के रिहर्सल के दौरान देखने को मिला है। ये इंडक्शन आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप मानी जा रही है, क्योंकि इससे भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बूस्ट होने वाला है। मिनी हार्पी असल में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के 2 प्रूवन सिस्टम जैसे कि हरॉप और हार्पी का एक कॉम्पैक्ट और एडवांस वेरिएंट है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस के साथ आता है, जिसे रडार इमिटिंग टारगेट के साथ साथ नॉन इमिटिंग टारगेट को भी आराम से हंट कर सकता है। मिनी हार्पी को स्पेशली फ्रंटलाइन फील्ड यूनिट और मरीन यूनिट्स के लिए डिजाइन किया गया। ये एक लो कॉस्ट, हाई मोबाइल और रैपिडली डिप्लॉयबल सिस्टम है, जिसे लैंड बेस्ड लॉन्चर, नेवल प्लेटफॉर्म्स और हेलीकॉप्टर बॉर्न लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। इस वजह से आर्मी को लैंड, सी और जॉइंट ऑपरेशन में फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। लॉन्च होने के बाद मिनी हार्पी एक डेजिग्नेटेड एरिया में लगातार लॉइटर कर सकता है, कंटिन्यूसली एयरस्पेस को स्कैन कर सकता है। जैसे ही कोई रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम या टारगेट इसके साइड में आता है, तुरंत ही उसको लॉक करके टर्मिनल डाइव अटैक कर सकता है। और एक और खास बात यह कि मिनी हार्पी फुली ऑटोनोमस होते हुए भी ये मैन इन द लूप आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मतलब ऑपरेटर लास्ट मोमेंट तक इसे कंट्रोल कर सकता है, जिसमें वो मिशन को अबॉर्ट कर सकता है, टारगेट को चेंज कर सकता है या फिर इसको रीटास्क कर सकता है। आज के कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिनी हार्पी एक इलेक्ट्रिकली पावर सिस्टम है, जिस वजह से ये काफी साइलेंट सिस्टम है और इस वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसमें लगभग 8 kg का वॉरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट होने वाला है। और इसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होने वाला और एंड्योरेंस लगभग 2 घंटे तक होने वाला है। इसका टोटल वेट लगभग 45 kg के आसपास है, जो कि पोर्टेबिलिटी और लेथलिटी का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।